हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सेकंड क्लास ऑफ प्रपोजिशन। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, वहीं से हम आज आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लास्ट हमने एंटर इनटू पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एंटर इनटू और एंटर। एंटर में और एंटर इनटू में डिफरेंस हमने थोड़ा सा देखा था। ऐसे ही मैं तुम्हें दो चार चीज़ें लेके चलता हूँ। ठीक है। मैंने कहा था इसके आगे हम पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। हमें पढ़ना है मीट, और एक होता है मीट 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 विद। जनरली मीट के साथ विद नहीं आता, लेकिन हाँ एक आधी सिचुएशन है जब मीट के साथ विद आ जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। मीट का मतलब मिलने से, और मीट विद का मतलब भी क्या ही है? मिलना ही है। लेकिन ये वाला जो मिलना है, जो खाली मीट वाला है ना, ये प्लान्ड एक्शन है। कैसा एक्शन है? प्लान्ड एक्शन है। और मीट विद जो होता है, ये होता है अनप्लान एक्शन। अगर तुम्हें लगे एक्शन अनप्लान्ड है तो किसका यूज़ कर लो? अनप्लान्ड एक्शन के लिए। अनप्लान्ड एक्शन के लिए किसका यूज़ कर लो? मीट विद का। अब तुम कहोगे सर एग्जाम्पल के बिना क्या मजा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं कहता हूँ वी शैल मीट हिम देयर, एक सेंटेंस। दूसरा, ही मेट एन एक्सीडेंट। मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ क्या आएगा, और आपने कहा वी शैल मीट हिम देयर, हम उसको वहां पर मिलेंगे। तुम्हारा किसी व्यक्ति से मिलना प्लान एक्शन ही होगा। वी शैल, तुम कह रहे हो शैल मतलब मिलेंगे फ्यूचर में। अगर तुम कह रहे हो, या तो एक चीज है कि तुम किसी से मिल रहे थे, जा रहे थे किसी के साथ, मतलब तुम रास्ते में घूम रहे थे और तुम किसी से टकरा गए, रास्ते में तुम किसी से मिल गए, यार यार तुम्हारा दोस्त तुम्हें बाजार में मिल गया, तो यू मेट विद योर फ्रेंड, है ना। यू मेट विद योर फ्रेंड, कि तुम्हारा प्लान नहीं था तुम्हारे दोस्त से मिलने का, लेकिन तुम बाजार गए थे, बाजार जाते जाते रास्ते में मिल गया, तो यू मेट विद योर फ्रेंड, एक चीज। और मैं कहता हूँ यू मेट योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त से मिले, मतलब तुमने प्लानिंग करी थी कि हाँ भाई कहाँ है, बोले हाँ यार घर हूँ, बोले आजा मिलते हैं, तो तुम मिलने चले गए। दोनों बातों में फर्क है। लेकिन अगर तुम कह रहे हो फ्यूचर में, वी शैल मीट, हम मिलेंगे, अगर तुमने कह दिया तुम मिलोगे फ्यूचर में, तुम कह रहे हो, तो फ्यूचर में एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा कि अचानक से मिल गए तुम। अनप्लान्ड एक्शन फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता फ्यूचर अनप्लान्ड एक्शन। अगर तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फ्यूचर तो प्लान ही होगा। फ्यूचर तो प्लान ही होगा। इसका मतलब है वी शैल मीट हिम देयर, ये एक्शन कैसा है? ये प्लान्ड एक्शन है। कैसा एक्शन है? प्लान्ड एक्शन। और अगर प्लान्ड एक्शन है तो यहाँ पर प्रपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसी लिखो, वी शैल मीट हिम देयर, नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन। ठीक है साहब, कोई प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, ही मेट एन एक्सीडेंट देयर। वो वो मिला किससे? एक्सीडेंट से। यहाँ पर एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे बताओ, कोई व्यक्ति, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हमेशा कैसा होगा? एक्सीडेंट हमेशा अनप्लान। यार एक्सीडेंट प्लान हुआ, बोले आज तो जा रहा हूँ भाई साहब, टक्कर खा के आऊँगा। एक्सीडेंट प्लान नहीं हो सकता यार, एक्सीडेंट हमेशा अनप्लान होगा। और अगर अनप्लान होगा तो मेट विद, क्योंकि मेट विद दिखाएगा किसको? अनप्लान एक्शन को। किसको दिखाएगा? अनप्लान्ड एक्शन को। तो मैट और मैट विद में फ़र्क है गाइस, ध्यान रखना। दोनों में छोटा सा ही डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस की बात नहीं है। ठीक है। एक दो सेंटेंस और देता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है तो। अगर मैं कहता हूँ आपसे कि ही, मैं कहता हूँ दे मैट हिम, दे मैट हिम देयर, और मैं आपसे कहता हूँ दे मैट विद हिम देयर, मैं आपसे कहूँ कौन सा सही है? आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, समझे? दे मैट हिम देयर सही है, दे मैट विद हिम देयर सही है, दोनों ही सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। दे मैट हिम देयर प्लान एक्शन था, क्योंकि खाली मैट लिखा है। वो उससे मिले क्योंकि वो मिलने गए थे, अचानक से मिल गया, अनप्लान एक्शन। मीनिंग दोनों का ही क्या है? दोनों का ही ठीक है। मीनिंग दोनों का ही क्या है? दोनों का ही ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर मीट समझ में आ गया हो या मैट समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। मीट मैट के बाद नेक्स्ट देखो क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्राइज है। देखो कंप्राइज मतलब होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर
बना होना, किसी चीज़ से मिलकर बना होना कंप्राइज होता है ना। से मतलब किसी चीज़ से मिलकर बना होना कंप्राइज होता है। कंप्राइज बड़ा मज़ेदार चीज़ है यार, समझ रहे हो, कंप्राइज बहुत मज़ेदार चीज़ है। पूछो क्यों मज़ेदार? इसलिए है क्योंकि एक्टिव में कुछ और काम करता है, पैसिव में कुछ और काम करता है। अगर कंप्राइज एक्टिव वॉइस में है तो इसके साथ ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं है ना। कंप्राइज जब एक्टिव वॉइस में आता है तो इसके साथ ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंप्राइज जब पैसिव वॉइस में आता है तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग ठीक माना जाता है। ऑफ इसलिए नहीं आता क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है, समझ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ द टीम कंप्राइज मतलब मिलकर बनी है। द टीम comprised of 15 players. The team comprised of 15 players. और अगर मैं ऐसे कहता हूँ द टीम, हालांकि इसका पैसिव वॉइस नहीं है, कभी तुम सोचो इसका पैसिव वॉइस नहीं है, मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ वैसे ही, द टीम इज comprised of 15 players. The team is comprised of 15 players. अब ध्यान से देखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है कि भाई पैसिव में तो है नहीं, और पैसिव में नहीं है तो ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ऑफ हटा लिया जाए। द टीम कंप्राइज 15 प्लेयर्स, ठीक है। द टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 15 प्लेयर्स। द टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 15 प्लेयर्स इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि पता है क्या, ये पैसिव वॉइस है नहीं, ये स्टेट है, लेकिन इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर होती है ना, ये पता होना चाहिए तुम्हें। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग बिल्कुल सही है और सेंटेंस भी बिल्कुल क्या है, सही है। हालांकि कहीं कंप्राइज लिखा है तो कंप्राइज के बदले किसका यूज़ कर सकते हैं? कंसिस्ट ऑफ का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्राइज के बदले कंसिस्ट ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है, कंप्राइज के बदले कंसिस्ट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कंप्राइज कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, इसके साथ ऑफ नहीं आया। कंसिस्ट कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, इसी वजह से इसके साथ ऑफ क्या है, सही है। तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। लेकिन दोनों का अर्थ क्या ही होता है? से मिलकर बना होना। दोनों का अर्थ क्या ही होता है? से मिलकर बना होना, किसी चीज़ से मिलकर बना होना। कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ दोनों सेम ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट भी है इसलिए आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट देखो, सेम गोज विद मैरी। शादी करने वाला जो शब्द है MARR वाई, मैरी, ठीक है। मैरी के साथ भी सेम चीज़ है ना, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ टू की आवश्यकता नहीं होती, क्यों? क्योंकि मैरी जो है वो कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैरी के साथ पैसिव वॉइस में टू आता है, ध्यान रखना। पैसिव वॉइस में क्या आता है? टू आता है। कुछ लोग कहेंगे सर विद आता है, भाई विद भी आता है, लेकिन वो तुम्हारे विद 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 बेबी को दिखाने के लिए जनरली विद का यूज होता है। तुम कंपटीशन के लिए इतना ध्यान रखो, कंपटीशन के लिए तुम्हें याद रखना है कि मैरी के साथ एक्टिव में कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी और मैरी के साथ पैसिव में टू आएगा। कंपटीशन के लिए इतना ही ध्यान रखना है, बहुत है, ठीक है। नहीं तुम्हें विद याद ही नहीं रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बिना एग्जाम्पल के तो क्या ही मजा है कि नहीं। जैसे मैं कहता हूँ ही हैज़ मैरिड टू हर, और ही इज मैरिड टू हर। बताओ जरा, ही हैज़ मैरिड, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव स्ट्रक्चर है, टू की कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर में टू का प्रयोग सही माना जाता है, इसका मतलब सेंटेंस भी क्या है, सही है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर मैं शी लिख दूँ यहाँ पे शुरू में, मैं लिखूँ शी हैज़ मैरिड, शी हैज़ मैरिड टू हर, या मैं लिखूँ कि शी इज़ मैरिड टू हर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शी इज़ मैरिड टू हिम, है ना, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो बहुत सी बुक ऐसी कह देती हैं, अब तो हालांकि गलतियाँ नहीं मिलती किताबों में, लेकिन पहले बहुत सी किताबों में गलतियाँ मिलती थी कि मेल की फीमेल से शादी हो रही तो टू लगा लो, फीमेल की मेल से हो रही है तो विद लगा लो, है ना। ऐसा ये कुछ बातें किताबों में लिख के मिलती थी, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, अब इनकी कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता मेल की शादी फीमेल से हो रही है, फीमेल की मेल से हो रही है, सब्जेक्ट मेल है सब्जेक्ट फीमेल है, अरे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बस इतना ध्यान रखो एक्टिव वॉइस जो है उसके में टू नहीं आएगा मैरी के साथ, और पैसिव वॉइस में मैरी के साथ टू आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। वही सेम बात है, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव स्ट्रक्चर है तो टू की जरूरत नहीं है, सेंटेंस अब ठीक हो गया।
इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर है, और पैसिव स्ट्रक्चर में टू आता है, बिल्कुल ठीक है। अब तुम कह रहे होंगे सर एक्टिव स्ट्रक्चर पैसिव स्ट्रक्चर कैसे पता चल रही है? तो अगर सिलेबस खत्म होने वाला है और तुम एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम्हारा ऊपर वाला ही जिम्मेदार है। तुम्हारा एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर समझने में मुश्किल हो रही है, नहीं भाई साहब, एक लोटा पानी ले लो, ठीक है, और डूब जाओ। समझे? मैं सारी बातें बता चुका हूँ यार, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आती हूँ। क्वालिफाई के साथ जनरली कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, क्वालिफाई के साथ जनरली कोई प्रपोजिशन नहीं आती, लेकिन क्वालिफाई के साथ फोर आता है फॉर द नेक्स्ट स्टेप ना। क्वालिफाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्वालिफाई कैसी वर्ब होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ प्रपोजिशन नहीं आती, लेकिन क्वालिफाई के साथ बहुत जगह फोर देखा गया है, समझ रहे हो? नहीं, लेकिन फोर आने के पीछे रीजन है। क्वालिफाई के साथ जनरली तो प्रपोजिशन नहीं आती, लेकिन एक सिचुएशन है जब क्वालिफाई के साथ फोर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। बात करते हैं, एग्जाम्पल दूंगा तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में। एग्जाम्पल देख लो, समझ में तो एग्जाम्पल से ही आएगा। देखो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। राम हैज़ क्वालिफाइड द एग्जाम, राम हैज़ क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, और राम हैज़ क्वालिफाइड द इंटरव्यू। आपकी जानकारी ये बता दूं, पता तीनों सेंटेंस ठीक है, तीनों ही सेंटेंस क्या है, ठीक है। राम ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाइड ट्रांजिटिव वर्ब है यार, प्रपोजिशन लेगी नहीं, प्रपोजिशन का सॉरी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या बन गया? द एग्जाम बन गया, सेंटेंस ठीक है। क्या एग्जाम करा? क्वालिफाई एग्जाम करा। मैंने कहा क्वालिफाई के साथ फोर आ जाता है, लेकिन फोर किसको दिखाता है? फोर दिखाता है बच्चे फॉर द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप को। अब अगला स्टेप क्या? जैसे एग्जाम दिया, माना तुम यूपीएससी की बात कर रहे हो, एग्जाम दिया, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, एग्जाम के बाद क्या होगा? इंटरव्यू होगा, ठीक है। मैंने कहा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो क्वालिफाइड द एग्जाम। दूसरा, आप इंटरव्यू में बैठ गए, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, तो सेंटेंस बनेगा राम हैज क्वालिफाइड, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या क्वालिफाई कर लिया? इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, तो क्वालिफाइड द इंटरव्यू। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हो कि एग्जाम क्वालिफाई करा, और एग्जाम क्वालिफाई करके, एग्जाम क्वालिफाई करा किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। अब एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप किसके लिए जाओगे? अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप क्या है? इंटरव्यू। तो राम हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, इसका मतलब यही तो है, सोच के देखो। राम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया है ना। अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यूपीएससी का, एक मिनट के लिए समझ रहे हो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यूपीएससी का, कि एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो राम हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, कि राम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया। कहने का मतलब है एक स्टेप आगे चला गया, फॉर द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई हो गया। इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया तो आप लिखेंगे राम हैज क्वालिफाइड द इंटरव्यू, कि राम इनका इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया है, राम ने इंटरव्यू पास कर लिया है। लेकिन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होना अलग है, इंटरव्यू क्वालिफाई होना अलग है, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। इंटरव्यू क्वालिफाई होना मतलब पास हो गया, इंटरव्यू भी पास हो गया, और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ है मतलब एग्जाम पास कर लिया है, और अब किसके लिए क्वालिफाई हो गया? इंटरव्यू के लिए, अब वो इंटरव्यू दे सकता है। तो राम हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, यहाँ पर क्वालिफाइड फॉर जो है नेक्स्ट स्टेप क्यों दिखा रहा है, कि राम जो है नेक्स्ट स्टेप जो कि क्या है? इंटरव्यू है, उसके लिए क्वालिफाई हो गया है। तो क्वालिफाई के साथ फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते वो किसको दिखा रहा हो? नेक्स्ट स्टेप को दिखा रहा हो, बशर्ते वो किसको दिखा रहा हो? नेक्स्ट स्टेप को दिखा रहा हो, ठीक है, बशर्ते वो किसको दिखा रहा हो? नेक्स्ट स्टेप को दिखा रहा हो, इतनी सी बात है। तो क्वालिफाई के साथ फॉर आ सकता है केवल एक सिचुएशन में, अगले स्टेप को दिखाने के लिए, इतना ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हमारी हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी है साहब। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ थ्रो और अक्रॉस की। ये बड़ा पूछा जाता है पेपर में कि थ्रो कब आएगा, ठीक है, और एक होता है क्रॉस, थ्रो और अक्रॉस। ये माध्यम को दिखाते हैं, रास्ते को दिखाते हैं कि किसके थ्रो कैसे, है ना। ये चीज़ें थ्रो और अक्रॉस जो है प्रोपोजिशंस हैं दोनों। देखो अगर 3D रास्ता है तो उसके लिए थ्रो लगाओगे, और 2D रास्ते के लिए किसका यूज़ करोगे? अक्रॉस का यूज़ करोगे। एक बात है ना, मीन्स दिखाना है,
साधन दिखाना है, किसका यूज़ करोगे? थ्रो का यूज़ करोगे। एक है गो या समथिंग, किसी चीज़ से होकर गुजरना, किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरना, किसी चीज़ से होकर गुजरना थ्रो है, ठीक है। और दूसरी साइड की बात करनी है, ऑन द अदर साइड, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अक्रॉस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। गो वे समथिंग, किसी से होकर गुजरना, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आई तो तुम कह रहे हो सर ये तो मुझे कुछ नहीं आया। मैंने कहा एग्जाम्पल दूंगा तो सब आएगा, टेंशन ना लो। मैं देता हूँ थोड़े थोड़े एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने और आप मुझे बताना कि क्या सही है क्या गलत है ना। इस बारे में बात करेंगे, पहले एग्जाम्पल्स देता हूँ, मज़ा तभी आएगा, ठीक है। आ जाओ जरा। मैं कहता हूँ दे क्रॉस्ड अ फील्ड, दे क्रॉस्ड अ फील्ड। दूसरा, पास्ट लिखो, क्रॉस थोड़ा अजीब लग रहा है। दे पास्ट आ डेंस फॉरेस्ट। तीसरा, लाइट कांट पास अ मेटल शीट। चौथा, देयर इज अ शॉप, रोड। द थीफ एस्केप्ड, द थीफ एस्केप्ड अ विंडो, ठीक है। द थीफ एस्केप्ड विंडो। आई गॉट, आई गॉट अ न्यूज़, या आई गॉट दिस न्यूज़, आई गॉट दिस न्यूज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, a friend of mine, I got this news, a friend of mine। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में लिखे हैं, नंबर डालना चाहो डाल लो, 1 2 3 4 5 6। और एक बार ज़रा 6 के 6 में अपने हिसाब से भर के देखो। ऑप्शन तुम्हारे पास दो हैं, थ्रो या क्रॉस। क्या है? थ्रो या फिर अक्रॉस, दो ऑप्शन तुम्हारे पास है यार, ठीक है। मुझे बताओ ज़रा क्या लग सकता है। एक बार वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके एक बार जवाब दो कि दोनों में क्या आ सकता है। मैं 1 मिनट के लिए पानी पी लेता हूँ और आप इतने एक बार जज करो कि कौन से में क्या आएगा, ठीक है। थ्रो और अक्रॉस लगा के तो देखो ही, समझा तो मैं दूंगा ही। बढ़िया, बताओ इधर। देखो मैं बताता हूँ, तुम्हें थ्रो कहना है, तुम्हें क्रॉस कहना है, जो भी तुम्हें कहना है, पहले इनके तुम्हें कॉन्टेक्स्ट थोड़े थोड़े पता हूँ। देखो 3D और 2D पहले क्या होता है, पहले ये देखो। देखो अगर तुम्हें लगता है कोई चीज़ 3D है ना, जिससे कोई कोई ऐसी जो ऑब्जेक्ट है जिस जो प्रपोजिशन लगा रहे हो जिसके लिए, वो 3D बेसिकली चीज़ है। 3D क्या होता है? 3D भाई जिसकी लंबाई चौड़ाई साथ में ऊंचाई भी हो, वो 3D है। जैसे मैंने जितने अक्षर लिखे हैं, इनकी इनकी लंबाई चौड़ाई तो है, लेकिन जितने अक्षर जो मैंने टाइप कर रखे हैं, जो मैंने लिख रखे हैं, इनकी ऊंचाई नहीं है कि नहीं? इन शब्दों की ऊंचाई नहीं है, लंबाई चौड़ाई है। तो ये 2D स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है ये? 2D स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन तुम्हारे घर में चेयर रखी होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है ना। तुम्हारे हाथ में पेन होगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब है इसकी, ठीक है। मैं मेरे पास एक टैब है, टैब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है। तो ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। वहीं आपसे जो है कई बार कंफ्यूजन में पूछा जाएगा कि 2D क्या है 3D क्या है, या आपको जज करना पड़ेगा कि 2D स्ट्रक्चर है तो थ्रो लगा दूं, 3D स्ट्रक्चर है तो क्रॉस लगा दूं। बिल्कुल सही बात है। तो बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे मैंने आपसे कहा कि दे पास द फील्ड, फील्ड मतलब मैदान, खाली मैदान। फील्ड का मतलब किससे हो? खाली मैदान।
और फील्ड कैसी स्ट्रक्चर होगी यार, फील्ड 2D होगा, लंबाई होगा चौड़ाई होगी। फील्ड की ऊंचाई हो सकती है, सोच के देखो, फील्ड का मतलब खाली मैदान जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है, समझ रहे हो, लंबाई और चौड़ाई होगी जिसकी, ऊंचाई नहीं होगी, समझ रहे हो, ऊंचाई नहीं होगी। फील्ड मतलब खाली पड़ा हुआ मैदान होता है, फील्ड मतलब खाली मैदान जो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2D स्ट्रक्चर है, और 2D स्ट्रक्चर है दे पास्ड अक्रॉस अ फील्ड, दे पास्ड अक्रॉस अ फील्ड, आंसर बनेगा क्रॉस, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, मैं लिखा दे पास्ड अ डेंस फॉरेस्ट। अब मुझे बताओ डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल। अब घना जंगल है, मान लेते हैं ये है, समझ रहे हो, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, लेकिन इसमें पेड़ भी तो होंगे, जंगल कह रहे हो मतलब इसमें क्या भी होगा, इसमें बड़े बड़े, इसमें बड़े बड़े पेड़ भी होंगे, समझ रहे हो, इसमें बड़े बड़े पेड़ भी होंगे, ऊंचाई भी तो होगी जंगल की, जंगल अगर है तो जंगल की ऊंचाई भी होगी, सोच के देखो जंगल की क्या भी होगी, जंगल की यूंचाई भी होगी। तो डेंस फॉरेस्ट का मतलब है लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, 3D स्ट्रक्चर है, फॉरेस्ट 3D स्ट्रक्चर होगी, और अगर 3D स्ट्रक्चर होगी तो थ्रो का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, थ्रो का। दे पास थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, दे पास थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। तो मैंने 2D के बारे में बता दिया और मैंने 3D के बारे में बता दिया, ध्यान रखना। लाइट कैन नॉट पास अ मेटल शीट, लाइट जो है वो मेटल शीट को पास नहीं कर सकती। अब तुम कहोगे सर मेटल शीट तो 2D होगी, अरे नहीं यार, अगर तुमने उसको हाथ में पकड़ रखा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई तो है ही, तुमने उसे हाथ में पकड़ रखा है तो लंबाई चौड़ाई तो है ही, दिक्कत यह है कि उसकी मोटाई भी है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी है उसकी, भले से बहुत कम है, तुम्हें ना के बराबर लग रही है, लेकिन अगर तुमने किसी चीज को हाथ में पकड़ रखा है तो वो 2D स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 2D स्ट्रक्चर केवल देख सकते हो, हाथ में नहीं पकड़ सकते हो। तुमने किसी को हाथ में पकड़ लिया तो वो 3D हो गई होगा, 2D होगा ही नहीं, समझे। तो अगर मैं मेटल शीट की बात कर रहा हूँ तो मेटल शीट जो एग्जिस्ट करती है तो वो 3D स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। मेटल शीट कैसी स्ट्रक्चर है, 3D, और अगर 3D स्ट्रक्चर है तो 3D के लिए थ्रो का यूज करेंगे। लाइट कैन नॉट पास थ्रू अ मेटल शीट, लाइट जो है मेटल शीट के थ्रू पास नहीं हो सकती है, एक बात। नेक्स्ट देखो, देर इज अ शॉप क्या, देर इज अ शॉप द रोड। अब देखो, देर इज अ शॉप द रोड, अब तुम क्या कहना चाह रहे हो, सड़क के दूसरी तरफ एक शॉप है, तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पे एक दुकान है, तो सड़क के दूसरी तरफ तुम्हें क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। और मैंने आपको कहा कि ऑन द अदर साइड वाली बात जब भी हो, एक कोने से दूसरे कोने पे अक्रॉस का यूज करते हैं। तो देयर इज अ शॉप, देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड, सड़क के दूसरे किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे, सड़क के दूसरे किनारे, अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट, द थीफ एस्केप्ड अ विंडो, चोर जो है कहाँ से एस्केप मतलब कहाँ से बच निकला, कहाँ से भाग गया, विंडो से। तो बेसिकली विंडो जो है किसी, विंडो बेसिकली क्या है, गो वे समथिंग, किसी चीज़ से होकर गुजरना। जैसे मेटल शीट है, मेटल शीट भी गो वे समथिंग ही है, किसी चीज़ से होकर गुजरना, मेटल शीट से होकर गुजरना, थ्रो लगा दिया। ऐसे ही चोर जो है वो किससे होकर गुजर गया, विंडो से होकर गुजर गया, विंडो से निकल के भाग गया। और अगर विंडो से निकल के भाग गया तो इसका मतलब किससे होगा, इसका मतलब होगा किससे, थ्रो से। किससे होगा इसका मतलब, थ्रो से होगा, बहुत बढ़िया। आई गॉट दिस न्यूज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मुझे ये जो है खबर मिली अपने दोस्त से। आ फ्रेंड ऑफ माइंड, ये जो तुम्हारा फ्रेंड है ये साधन है, और साधन के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, साधन के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, थ्रो का यूज़ किया जाएगा। तो तुम्हारा दोस्त कुल मिला के साधन है, और साधन के लिए किसका यूज़ करेंगे, थ्रो का यूज़ करेंगे। मुझे मतलब न्यूज़ को प्राप्त करने का साधन क्या था, मेरा दोस्त था। न्यूज़ को प्राप्त करने का साधन क्या था, माध्यम क्या था, किस माध्यम से न्यूज़ प्राप्त हुई, तुम्हें तुम्हारे दोस्त से न्यूज़ प्राप्त हुई, तो साधन या माध्यम के लिए थ्रो का यूज़ किया। ऐसे ही विंडो को तुम साधन या माध्यम मान सकते हो, पता है उसके निकलने का माध्यम क्या था, उसके निकलने का साधन क्या था, साधन या माध्यम क्या था, कहाँ से निकला चोर, विंडो से निकला। तो विंडो जो है बेसिकली क्या है, साधन या माध्यम है। जैसे मैं कहता हूँ पाइप जो है पानी से निकला, एक पाइप पानी है, पाइप है, इसमें से पानी निकला, तो पानी का जो है रास्ता, पानी के निकलने का साधन क्या था, पानी के निकलने का माध्यम क्या था, पाइप था, तो ये थ्रो हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ से निकलना क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ये बेसिकली थ्रो और अक्रॉस मैंने तुम्हें फ़र्क बताया, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, दो चार एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आया होगा। अब चलो ठीक, अगर तुम्हें ये बात समझ में आएगी थ्रो और अक्रॉस वाली, तो मैं तुम्हें एक सेंटेंस देता हूँ, और जितनी प्रपोजिशन तुम सोच सकते हो सारी सोचो और मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा कि द मैन, एक सेंटेंस मैंने लिखा द मैन, और मैं लिखता हूँ द मैन वॉकड, द मैन वॉकड, और बीच में मैंने आपको स्पेस दे दिया और मैंने आपसे कहा कि बताओ क्या आएगा, द पार्क। कितनी प्रपोजिशन आप यहाँ पे रख सकते हो, मुझे बताओ क्या क्या प्रपोजिशन यहाँ पे आ सकती है, द मैन वॉकड, पार्क, द पार्क। टेक योर टाइम, वीडियो पॉज कर लो अगर तुम्हें लग रहा है करने की आवश्यकता है, और अपना 2 4 5 प्रपोजिशन सोचो यार, बीच में क्या आ सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रपोजिशन है, कि कुछ भी आ सकता है, आपका अंदाजा ठीक होना चाहिए,
है ना। चलो खैर मैं ही बता देता हूँ, मतलब तुमने पॉज करके लिखा होगा, तुम्हारे वाले आंसर भी देख लेते हैं और मैं भी देख लेता हूँ। द मैन वॉकड, अगर मैं कहूँ इन द पार्क तो कोई गलती है? कोई गलती नहीं साहब। जैसे माना ये पार्क है, एक व्यक्ति एंटर हुआ, वो वॉक कर रहा है अंदर ही, यहीं घूम रहा है ऐसे ही कहीं भी, ये क्या ही है? ये इन ही है, पार्क के अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं गया है ना, पार्क की बाउंड्री के अंदर अंदर घूम रहा है, तो इन द पार्क है। द मैन वॉकड, मैंने कहा अक्रॉस, मैंने आपसे कहा अक्रॉस, अक्रॉस द पार्क। अक्रॉस का मतलब समझ रहे हो? माना कि ये पार्क है हमारे पास, ये गेट यहाँ लगा हुआ है, एक गेट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। एक आदमी यहाँ गया, एक कोने से दूसरे कोने, ठीक है, यहाँ एक कोने से दूसरे कोने, ये हमारा पार्क है, ये निकल गया। अक्रॉस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अक्रॉस का मतलब होगा फ्रॉम वन साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड निकला है, एक साइड से दूसरी साइड के लिए किसका यूज़ किया? अक्रॉस का यूज़ किया, इतनी सी कहानी है बस, और कुछ नहीं। एक साइड से दूसरी साइड के लिए यूज़ किया, क्रॉस आ गया, इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अराउंड, अराउंड आ सकता है क्या? अराउंड होगा चारों ओर, अराउंड क्या होगा? चारों ओर, माना ये पार्क है ना, पार्क के चारों ओर वो चक्कर लगा रहा है, समझ रहे हो? चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चाहे ऐसा भी मान लो, इसके भी चारों ओर हो सकता है, समझ रहे हो? इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चाहे सर्कुलर मान लो चाहे ऐसा मान लो, ठीक है। तो चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अराउंड लगा दिया आपने, अराउंड मान लिया आपने, ठीक है। फिर देखो, द मैन वॉकड फ्रॉम द पार्क, द मैन वॉकड फ्रॉम द पार्क, फ्रॉम का मतलब समझ रहे हो? माना ये पार्क है और वो कहीं जा रहा है ना, तो उसने पार्क से चलना शुरू किया है, यहाँ से चलना शुरू किया, उसके बाद वो कहीं गया होगा, मुझे नहीं पता कहाँ गया, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पार्क था। तो फ्रॉम यहाँ पर किसको दिखा रहा है? फ्रॉम दिखा रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को, फ्रॉम किसको दिखा रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट को। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि फ्रॉम जो है स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, अराउंड दिखाएगा चारों ओर को, अराउंड किसको दिखाएगा? चारों ओर। अक्रॉस किसको दिखाएगा? वन साइड टू अनदर साइड। इनका मतलब तो अंदर से निकलेगा फिलहाल यहाँ पे, और मैंने अंदर बता दिया कैसा वाला अंदर, किस चीज़ के अंदर घूम रहा है वहीं वहीं, तो वो इन है। अच्छा, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो टू क्या होता है? टू होता है साहब लास्ट पॉइंट, समझ रहे हो? स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम होता है, लास्ट पॉइंट टू होता है। माना कि ये पार्क है, कोई व्यक्ति कहीं से आया, मुझे पता नहीं कैसे कैसे चल के कहाँ गया, लेकिन वो कहाँ तक चला? वो पार्क तक चला। पार्क उसका क्या था? ये मैंने कहा ये पार्क है, पार्क उसका क्या था? लास्ट पॉइंट था, समझ रहे हो? और लास्ट पॉइंट को दिखाने के लिए तुमने किसका यूज़ किया? टू का। यहाँ से दो बातें याद रखनी है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है, लास्ट क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है? टू है, ठीक है। इसके अलावा द मैन वॉकड नियर द पार्क, द मैन वॉकड नियर द पार्क, नियर का मतलब यहाँ पर होगा पास में, है ना। पार्क में नहीं गया वो, पार्क के कहीं पास में, पार्क के कहीं पास में वॉक कर रहा था। बन जा, वही स्क्वायर बन जा यार, ऐसे करेगा। पार्क के पास में, हो सकता है यहाँ वॉक कर रहा हो, समझ रहे हो? हो सकता है यहाँ वॉक कर रहा हो, इधर आओ, हो सकता है यहाँ वॉक कर रहा हो, पार्क के पास में कहीं वॉक कर रहा है, ठीक है। तो नियर मतलब हो गया पास में। बिहाइंड, अब बिहाइंड होगा पीछे, ठीक है। नहीं, बिहाइंड किससे होगा? बिहाइंड पीछे से होगा, कि भाई पार्क के पीछे, अब पार्क का गेट जहाँ होगा उसके पीछे, माना ये वाला गेट है, माना ये एंट्री है, तो यहाँ पीछे की तरफ पार्क कर जो है बिहाइंड, पीछे की तरफ वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है। ये हो सकता है। एक होता है टुवर्ड्स, एक क्या होता है? टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स होता है की ओर, समझ रहे हो? टुवर्ड्स होता है की ओर। जैसे मैंने कहा कि यार द मैन वॉक टुवर्ड्स द पार्क, है ना, एक आदमी पार्क की तरफ जो है हालांकि टुवर्ड्स का सबसे बेहतर एग्जांपल पता क्या होगा? मैं जैसे कहता हूँ कि ही वेंट, ही वेंट टुवर्ड्स द पार्क, ठीक है। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, और मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, टुवर्ड्स मतलब क्या होता है? की ओर। ही वेंट टुवर्ड्स द पार्क, की वो पार्क की ओर गया। अब जैसे पार्क की ओर जाने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा ये पार्क है ना, मैंने माना कि ये पार्क है ना, और आप यहाँ बैठे हो, आप
यहाँ बैठे हो कहीं, ठीक है, यहाँ बैठे हो, ये आपके सामने से रास्ता जा रहा है, आप यहाँ कहीं खड़े हो, आपने एक व्यक्ति को जाते देखा, आपको पता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, ये रास्ता पार्क की ओर जाता है ना। तो डायरेक्शन बताने के लिए एक आदमी यहाँ से जा रहा था, है ना, चोर था वो मान लेते हैं, और पुलिस आई और पुलिस ने आपसे पूछा कि बताओ भाई वो आदमी कहाँ गया, तो आपने कहा सर वो तो पार्क की ओर जाते देखा मैंने, है ना। आपने पार्क जाता नहीं देखा, आपने देखा कि इस वाले रास्ते पे गया, अब वो हो सकता है यहाँ रुक जाए, 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 हो सकता है कहीं और चला जाए, लेकिन आपने यहाँ से जो देखा ना रास्ते में जाते हुए, ये जो आपने चीज़ देखी ये वाली चीज़ क्या है, ये डायरेक्शन है किसी चीज़ की ओर, किस तरफ गया, पार्क की तरफ गया, की ओर या की तरफ, की ओर या की तरफ, किस तरफ, पार्क की ओर गया है, पार्क की तरफ गया है, ये वाली चीज़ दिखाने की आपने कोशिश करी है, ही वेंट टुवर्ड्स द पार्क, या ही वेंट जो है कि वो पार्क की तरफ गया है, पार्क की ओर गया है। तो डायरेक्शन दिखाना, बेसिकली टुवर्ड्स का काम क्या है, एक तरीके से डायरेक्शन दिखाने की अगर बात है तो किसका यूज़ करेंगे कि भाई डायरेक्शन कौन सी वाली, कि भाई इस डायरेक्शन में गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, इधर की तरफ गया, तो टुवर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, इनका क्या अर्थ निकलता है, क्रॉस का क्या अर्थ निकलता है, अराउंड का क्या अर्थ निकलता है, फ्रॉम टू का क्या अर्थ निकलता है, नियर का क्या अर्थ निकलता है, बिहाइंड का क्या अर्थ निकलता है, टुवर्ड्स का क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। ये कुछ हमने बेसिक बातें डिस्कस करी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो खैर, अब मैं 2-4 सेंटेंस और देता हूँ आपको, वैसी बात है तो ठीक है। ये वाली बात तो खैर मैंने आपको डिस्कशन में इसलिए ले ली क्योंकि बेसिक प्रपोजिशन के अर्थ में आपको बताना चाह रहा था। अक्रॉस की और थ्रो की मैंने बात कर ली थी, तो मुझे अराउंड, फ्रॉम, टू, नियर, बिहाइंड इन बारे में थोड़ी सी बात करनी थी, इसलिए मैंने आपके सामने ही चीज़ें दे दी। बाकी मैं अभी बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-4 बातें और बताता हूँ, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, है ना। सारी एक साथ बता दूंगा तो फिर तुम रिल जाओगे, ठीक है। धीरे 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 कुछ सेंटेंसेस लेता हूँ, देता हूँ, मेरे साथ लिखो ज़रा, ठीक है। वो ऊपर वाली बात को वहीं छोड़ दो, वो पूरी हो चुकी है। Everyone like you have got some money. एक all children, but she attended the party. ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखो, they kept the box, they kept the box, they kept the book inside the box, inside of the box। एक बात, उसके बाद देखो, he kept alert, all the night, despite he was tired। he went to school instead of being ill। अरे भाई साहब, 5 सेंटेंस मज़ेदार से, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। चलो एक आधा और बढ़ा देता हूँ। ही पार्क द कार beside the shop। the match
उसके अलावा एक सेंटेंस और लिखता हूँ। लेट्स सॉरी, नो सेंटेंस से मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। नो सेंटेंस में बहुत सारी बात मुझे बताने के लिए है, टेंशन ना लो। और चलो खैर शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, एवरीवन लाइक यू हैव गॉट सम मनी। एवरीवन लाइक यू, अब देखो यहाँ पे जो है ना, एवरीवन लाइक यू हैव गॉट सम मनी, एक चीज़ तो ये है कि लाइक प्रपोजिशन है। लाइक क्या है? प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में सेम होता है, तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। एवरीवन लाइक यू हैव गॉट सम मनी की, तुम्हारे जैसे मतलब जैसे तुम हो, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के पास, हर एक व्यक्ति जो तुम्हारे जैसा है उसके पास जो है, उसके पास कुछ पैसे होते हैं भाई, मतलब तुम्हें अमीर मान रहे हो और कुछ नहीं है। तो एवरीवन लाइक यू, तो लाइक प्रपोजिशन है, यू उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट कौन ही है? सब्जेक्ट तो एवरीवन ही है। अगर एवरीवन सब्जेक्ट है तो हैव नहीं क्या आएगा? हैज आएगा, एक बात, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, ऑल चिल्ड्रन बट हर। बट प्रपोजिशन है, बट क्या है? प्रपोजिशन है। और उसका ऑब्जेक्ट कौन है? उसका ऑब्जेक्ट हर बनेगा, ना कि शी। उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर बनेगा। ऑल चिल्ड्रन बट हर अटेंडेड द पार्टी। अटेंडेड वर्ब है और सब्जेक्ट कौन है? ऑल चिल्ड्रन है, ध्यान रखना। तो बट जो है वो ऑब्जेक्ट भी, बट जो है वो प्रपोजिशन भी बन सकता है, और वो जनरली अपना क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ से दो बातें सीखने के लिए हैं। फिलहाल एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लाइक प्रपोजिशन बनी है और एक बट के बारे में बात हुई है। दो बातें सीखने की क्या है? पहली बात लाइक को लेके, कि लाइक जो शब्द है ये प्रपोजिशन भी बन सकता है, और लाइक शब्द जो है वो भी बन सकता है, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। जब जब ये प्रपोजिशन बनेगा तो भी अपना ऑब्जेक्ट लेगा, जब जब ये वर्ब बनेगा तो भी अपना ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि वर्ब जो बनता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो अपना ऑब्जेक्ट लेगा। अगर लाइक प्रपोजिशन बना है तो ऑब्जेक्ट लेगा ही। तो कहने का मतलब है, अगर कहीं लाइक लिखा है, कहीं शब्द क्या लिखा है? लाइक लिखा है, तो लाइक के बाद आएगा तो क्या ही, इसका मतलब क्या है कि लाइक शब्द के बाद आएगा तो क्या ही? ऑब्जेक्ट ही आएगा। लाइक शब्द के बाद क्या ही आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। लाइक के बाद आना ऑब्जेक्ट ही है। दूसरी बात, हमने बात करी बट की। हमने किसकी बात करी? बट की। तो बट मैंने आपको बताया तो कंजक्शन बनता है, ठीक है। नहीं, बट जो है कंजक्शन बनता है, हिंदी मीनिंग निकलता है लेकिन से। दूसरा बट बनता है प्रपोजिशन, है ना। प्रपोजिशन में जब 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 बट बनता है तो उसका अर्थ निकलता है के अलावा। इसका अर्थ किससे निकलता है? के अलावा से। जो तीसरा होता है वो क्या बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन। मैं चौथा कह रहा था, चौथा नहीं तीसरा, रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा बट क्या बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। क्या बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा बनता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में मीनिंग तो क्या ही बताना है ना। हु नॉट का मीनिंग निकलता है, समझ रहे हो। हु नॉट का जनरली मीनिंग निकलता है रिलेटिव प्रोनाउन में, और मैं पढ़ा चुका हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बट ये तीनों काम कर सकता है। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है कि बट जो है ये अटेंडेड आपकी वर्ब हो गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, ठीक है। आ जाओ जरा। तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 3 देखो, दे कैप्ट द बुक इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड ऑफ द बॉक्स या इनसाइड द बॉक्स, ध्यान रखना, इनसाइड खुद से प्रपोजिशन होता है। इनसाइड के साथ ऑफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनसाइड मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर होना, और इनसाइड खुद से प्रपोजिशन है, तो इसके लिए अलग से कोई बेसिकली ऑफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखने की है, ठीक है। एक चीज़ और, इनसाइड और इन में फ़र्क पूछ लेता है आपसे। एक बात तो ये है कि इनसाइड के साथ ऑफ का प्रयोग गलत है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनसाइड और इन में क्या फ़र्क है। बच्चे पूछते हैं सर इनसाइड और इन में क्या फ़र्क है। भाई कहीं इनसाइड लगा रहे हो केवल 3D के लिए आएगा। इनसाइड जो है केवल किसके लिए आएगा? 3D माध्यम के लिए, ठीक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हो। और 2D के लिए किसका यूज़ करेंगे? 2D या 3D दोनों के लिए किसका यूज़ करेंगे? इनका यूज़ करेंगे। इन तो दोनों जगह आ जाएगा। अगर 2D माध्यम है तो भी ना आ जाएगा, 3D माध्यम है तो भी ना आ जाएगा। इनसाइड केवल 3D माध्यम के लिए आएगा। इनसाइड केवल किसके लिए आएगा? इनसाइड केवल 3D माध्यम के लिए आएगा। इन दोनों के लिए आ जाएगा, 2D और 3D के लिए। जैसे सेंटेंस देखो, बॉक्स है, भाई बॉक्स जो है वो तो 2D या 3D है, सोच के बताओ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, बॉक्स 3D है। और 3D के लिए
इन और इनसाइड दोनों सही है। यहाँ चाहो तो इन लगा लो, चाहो तो इनसाइड लगा लो, दोनों ठीक है। लेकिन अगर 2D माध्यम है तो 2D के लिए केवल इन आ सकता है, 2D के लिए इनसाइड का प्रयोग करना गलत है। डिफ्रेंशिएट करने की बात रही तो मैंने ये बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो, ही केप्ट अलर्ट ऑल द नाइट डेस्पाइट ही वॉज टायर्ड। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एक सेंटेंस पूरा ये है और एक सेंटेंस पूरा ये है, समझ रहे हो? और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन नहीं कंजक्शन आएगा। क्या आएगा? प्रपोजिशन नहीं कंजक्शन आएगा। कंजक्शन होता है दो, कंजक्शन क्या होता है? दो। तो ध्यान रखना है, दो प्रपोजिशन, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रपोजिशन का। अब तुम कहोगे सर ये वाली बात, मैंने कहा भी समझा देते हैं ज़रा, थोड़ा सा मैं और डिटेल बताता हूँ। देखो डेस्पाइट हो, है ना, एक होता है डेस्पाइट, एक होता है इंस्पाइट। डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, है ना, दोनों का अर्थ जो है, दोनों के दोनों, पहली बात तो प्रपोजिशन है, दोनों के दोनों क्या है? प्रपोजिशन है, और अपने साथ क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। और इन दोनों का अर्थ होता है, इन दोनों को छोड़ो, इसके अलावा एक होता है दो, ठीक है। दो बेसिकली क्या है? दो कंजक्शन है, दो क्या है? कंजक्शन है। और ये दोनों क्या है? प्रपोजिशन है। और इन तीनों का ही मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, इन तीनों का ही मतलब होता है के बावजूद। देखो डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, है ना, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये मैं शुरू में बता चुका हूँ क्लास के। दो का मतलब भी के बावजूद होता है, लेकिन दो कंजक्शन होता है। और आपको पता है कंजक्शन कब आता है? देखो दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो कंजक्शन आएगा, ऑब्जेक्ट को जोड़ना है तो प्रपोजिशन आएगी। मुझे लगता है ये वाली बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर से बता दी है मैंने आपको, ये बात ध्यान रखना। बाकी के बावजूद के मीनिंग में डेस्पाइट और दो में क्या फ़र्क है? डेस्पाइट प्रपोजिशन है, दो कंजक्शन है, इसलिए मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में किसका यूज़ किया है? ऊपर वाले सेंटेंस में दो का यूज़ किया है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, ही वेंट टू स्कूल इंस्टेड ऑफ बीइंग इल। इंस्टेड ऑफ नहीं, इंस्पाइट ऑफ। इंस्टेड ऑफ नहीं, क्या? इंस्पाइट ऑफ। इंस्टेड ऑफ नहीं, इंस्पाइट ऑफ। तो तुम कहोगे सर ये क्या चीज़ हुई? देखो दो चीज़ें होती हैं, इंस्टेड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक होता है इंस्पाइट ऑफ, ऊपर बताया है, इंस्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, ठीक है। एक होता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ होता है के स्थान पर। देखो सुनने में दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, इंस्टेड ऑफ होता है के स्थान पर। अब तुम देखो मीनिंग के हिसाब से देखो क्या सही होगा। जैसे सेंटेंस देखो जो तुमने बनाया, ही वेंट टू स्कूल इंस्टेड ऑफ बीइंग इल, कि बीमार होने के स्थान पर वो स्कूल चले गया। सोचो, बीमार होने के स्थान पर वो स्कूल चला गया। सोच के देखो यार, कभी ऐसा होता है कि तुम्हें बीमार होना होता है और तुम स्कूल चले जाते हो, या स्कूल चले जाते हो, स्कूल जाना उसके बदले बीमार हो गए? ये दोनों एक्शन एक दूसरे के बदले होने वाले है ही नहीं। तुम ये कहना चाह रहे हो ही वेंट टू स्कूल इंस्टेड ऑफ बीइंग इल, कि उसके बीमार होने के बावजूद वह स्कूल चला गया। वह उसके बीमार होने के बावजूद वो स्कूल, बीमार होने के स्थान पर स्कूल नहीं गया कि बीमार हुआ उसके बदले स्कूल चला गया, नहीं, बीमार होने के बावजूद, कि बीमार था फिर भी स्कूल चला गया। तो मीनिंग यहाँ पर इंस्टेड ऑफ का है ही नहीं, मीनिंग किसका है? इंस्पाइट ऑफ का, इसलिए मैंने इंस्टेड ऑफ काटा और इंस्पाइट ऑफ लिखा। तो कई बार ये सुनने में एक जैसे लगते हैं तो आपको मिलेगा देखने में, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ये दोनों क्या है? अलग अलग चीज़ है। अब बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स की। बात किसकी करते हैं? बिसाइड और बिसाइड्स की। भाई पेपर में बड़ा पूछा जाता है बिसाइड और बिसाइड्स, हैं तो बड़े आसान, हैं तो बड़े ही क्या आसान। देखो बिसाइड होता है के पास में, किसी चीज़ के पास में, या नियर दिखाना है तो बिसाइड का यूज़ करो। बिसाइड में एस लगा दिया तो बिसाइड के अलावा इसमें क्या है? एस है। तो बिसाइड्स होता है के अलावा, या फिर के साथ साथ, के अलावा या फिर के साथ साथ, या फिर इंग्लिश में कहें तो इन एडिशन टू। इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? इन एडिशन टू, के अलावा, के साथ साथ, इन एडिशन टू। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। भाई कंफ्यूज करेंगे। अब तुम सेंटेंस देख लो जरा, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। ही पार्क द कार बिसाइड्स द शॉप। उसने जो गाड़ी है वो पार्क कर दी, है ना, उसने गाड़ी पार्क कर दी। शॉप मतलब दुकान। अब बिसाइड्स होता है के अलावा, दुकान के अलावा गाड़ी पार्क कर दी, या दुकान के पास में गाड़ी पार्क कर दी? सोच के बताओ, दुकान के पास में। और अगर पास में कहना है तो पास में कहने के लिए बिसाइड्स नहीं, क्या कहेंगे? बिसाइड कहेंगे। ही पार्क द कार बिसाइड द शॉप। बिसाइड मतलब के पास में, या फिर नियर का मीनिंग रख रहे हो, के पास में, या फिर किसका मीनिंग रख रहे हो? नियर का। 7वां और 8वां देख लो साहब।
दे बॉट अ बुक बिसाइड्स अ डायरी। दे बॉट अ बुक, उन्होंने किताब खरीदी, बिसाइड्स अ डायरी, डायरी के पास में एक किताब खरीदी या डायरी के साथ साथ एक किताब खरीदी या डायरी के अलावा एक किताब खरीदी, सोच के देखो, डायरी के अलावा एक किताब खरीदी। और के अलावा के लिए बिसाइड्स का ही यूज करते हैं, के अलावा के लिए किसका ही यूज करते हैं, बिसाइड्स का। अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल ठीक दिया, दे बॉट अ बुक बिसाइड्स अ डायरी, डायरी के साथ साथ उन्होंने या डायरी के अलावा उन्होंने एक किताब भी खरीदी। ही लेड द बुक, उसने किताब को रख दिया, बिसाइड द डायरी, डायरी के पास में। उसने किताब को, लेड मतलब रखना, अब रखना, रखने का मतलब क्या होगा, किताब के अलावा डायरी रख दी नहीं, किताब के पास में किसको रख दिया, डायरी को। और के पास में के अर्थ में किसका यूज करते हैं, बिसाइड का। के पास में के अर्थ में किसका यूज करते हैं, बिसाइड का। मुझे लगता है बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। बिसाइड होता है के पास में, बिसाइड्स होता है के अलावा। बिसाइड होता है के पास में, बिसाइड्स होता है के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब लास्ट सेंटेंस नंबर 9, सही, ठीक है, 9 सेंटेंस। द मैच वुड बिगिन इन टाइम, लेट्स हरी। द मैच वुड बिगिन इन टाइम, समय, मैच जो है वो समय में ही क्या हो जाएगा, समय से स्टार्ट हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन टाइम नहीं, यहाँ पे ऑन टाइम आएगा। यहाँ पे इन टाइम नहीं, क्या आएगा, ऑन टाइम आएगा। और मैं आपको बताऊं, ठीक है, 2 फ्रेजेस होते हैं, एक होता है इन टाइम और एक होता है ऑन टाइम, और बड़े ही इंपॉर्टेंट है इन टाइम और ऑन टाइम। इन टाइम होता है बिफोर द मैच स्टार्टेड, इन टाइम होता है बिफोर द मैच, बिफोर द मैच, बिफोर द मैच की तो चलो छोड़ो, मोमेंट लिख लो। इन टाइम होता है बिफोर द मोमेंट शेड्यूल्ड, ठीक है। और ऑन टाइम होता है एट द मोमेंट शेड्यूल्ड। अब तुम कहोगे सर ये वाली बात तो हमें समझ में नहीं आएगी, तुमने तो अंग्रेजी लिख दी है ना, सादी भाषा में बताया जाए। देखो पता है क्या, एक्शन तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा वाला एक्शन है, किस टाइप का एक्शन। जैसे सेंटेंस हमारा क्या था, मैच का स्टार्ट होना है, द मैच वुड बिगिन इन टाइम या ऑन टाइम। देखो ऑन टाइम होता है एग्जैक्ट वही टाइम जिसकी बात चल रही है। जैसे मैंने कहा आईपीएल आने वाले हैं, आईपीएल शुरू होने वाले हैं भाई, आईपीएल आएगा, तो आईपीएल मैंने कहा मैच स्टार्ट होता है 7:30 बजे। मैंने कहा कि मैच स्टार्ट होता है 7:30 बजे, तो मैंने कहा द मैच वुड बिगिन, जो मैच है वो शुरू होगा ऑन टाइम, समय से स्टार्ट होगा। लेकिन एक बात बताओ, मैच का शुरू होना कभी पहले हो सकता है। इन टाइम का मतलब होता है 7 बजे का टाइम है, मैंने कहा यू हैव टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। इन टाइम मतलब 7 बजे का टास्क है, तो 7 से पहले पहले, 7 से पहले पहले, ठीक है। लेकिन मैंने कहा मैच शुरू होगा, मैच कभी पहले शुरू नहीं होता, मैच हमेशा एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होगा या उसके बाद स्टार्ट होगा, पहले कभी शुरू नहीं होगा। तो मैच के शुरू होने के लिए इन टाइम नहीं लगा सकते। मैच का टाइम 8 बजे का है, तो 8 ही बजे स्टार्ट होगा, तो एग्जैक्ट टाइम होगा। और एग्जैक्ट टाइम होगा तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हमेशा ऑन टाइम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन टाइम का। जैसे द ट्रेन वुड अराइव ऑन टाइम, ट्रेन जो आएगी समय से आएगी, मैंने मान लिया कि ट्रेन समय से आएगी, तो द ट्रेन वुड अराइव ऑन टाइम, ट्रेन जो है वो टाइम पे आएगी। लेकिन तुम जब स्टेशन पे पहुंचोगे तो तुम ऑन टाइम पहुंचोगे या इन टाइम पहुंचोगे, सोच के बताओ। ट्रेन का 7 बजे का टाइम है, तो तुम 7 से पहले पहले पहुंचोगे ना, तो तुम्हारा रेलवे स्टेशन पे पहुंचना क्या है, इन टाइम है। लेकिन ट्रेन का आना ऑन टाइम है, या ट्रेन का प्लेटफॉर्म से चलना, 7 बजे ट्रेन चल जाएगी, मैं मान लेता हूं 7 बजे ट्रेन के चलने का टाइम है, तो ट्रेन के जो चलने का टाइम है वो क्या है, वो ऑन टाइम है, हमेशा समय से चलेगी ट्रेन। ऐसा नहीं कभी पहले निकल जाएगी प्लेटफॉर्म से, हमेशा उसका निकलने का टाइम क्या होगा, ऑन टाइम होगा। द ट्रेन वुड स्टार्ट ऑन टाइम, कि भाई ट्रेन जो है समय से स्टार्ट होगी। अब वुड गो ऑन टाइम, समय से जाएगी, स्टार्ट तो क्या होना, द ट्रेन वुड गो ऑन टाइम, समय से जाएगी। अब मैंने कहा ट्रेन का जाना समय से होगा, तो जाना ऑन टाइम हो गया। लेकिन तुम्हारा रेलवे स्टेशन पे पहुंचना क्या है, इन टाइम है, क्योंकि तुम 7 बजे की ट्रेन है, तो 7 से पहले पहुंचोगे तभी तो चढ़ पाओगे। एक बात, मैच का स्टार्ट होना ऑन टाइम है, मैच 8 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन तुम पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेके बैठोगे 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले, जो भी टाइम होगा उससे पहले, तो तुम्हारा मैच के लिए बैठना इन टाइम, लेकिन मैच का शुरू होना ऑन टाइम, ठीक है। नहीं, एक बात, जैसे क्लास वगैरह स्टार्ट होती है, तुम कोचिंग में आते हो पढ़ने, तुम कोचिंग गए, तो तुम्हारा कोचिंग में पहुंचना इन टाइम है, लेकिन लेक्चर का स्टार्ट होना हमेशा ऑन टाइम होगा। लेक्चर 8 बजे है, तो 8 बजे स्टार्ट होगा, तो लेक्चर का स्टार्ट होना ऑन टाइम है, लेकिन तुम्हारा वहां पहुंचना क्या है, इन टाइम है। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ सेंटेंस समझानी चाहिए, जो मैंने नीचे लिखी है बात, क्या कि इन टाइम ऑन टाइम क्या होता है। इन टाइम होता है बिफोर द मोमेंट शेड्यूल्ड, शेड्यूल 8 बजे का है, उससे पहले पहले की घटना है, तो इन टाइम है। मैं तुमसे कहता हूँ यू हैव टू कंप्लीट अ टास्क इन टाइम, मतलब तुम्हें समय के अंदर अंदर रहते टास्क पूरा करना है। माना मैंने कहा 10 बजे से पहले पहले करके दिखाओ, 10 से पहले तुमने कर लिया, इन टाइम है। एग्जैक्ट 10 बजे करा, ऑन टाइम है, ठीक है। नहीं, तो बस यही फर्क है, बिफोर द मोमेंट शेड्यूल्ड इन टाइम, एट द मोमेंट शेड्यूल्ड ऑन टाइम। अब सेंटेंस में मैच की बात हुई थी, तो मैं बता चुका हूं मैच के लिए किसका यूज करेंगे,
ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। मैच में किसका यूज़ करेंगे? ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। बिसाइड्स और बिसाइड्स की मैंने थोड़ी सी बात कर ली, ठीक है। देखो भाई ये होगी कहानी, चलो खैर। एक दो सेंटेंस और देता हूँ, एक दो सेंटेंस क्या देता हूँ, देखो बिसाइड्स बता दिया मैंने, ठीक है, बिसाइड्स बता दिया। चलो तो फिर दो सेंटेंस और लिख लो। मैं कहता हूँ आई एम नाइदर इंटरेस्टेड, आई एम नाइदर इंटरेस्टेड नॉर डिजायरस, आई एम नाइदर इंटरेस्टेड नॉर डिजायरस ऑफ दिस बेनिफिट, नॉर डिजायरस ऑफ दिस बेनिफिट, एक बात। दूसरी बात मैंने कहा कि राम वॉज बिजी एंड engaged in that project। अब ध्यान से सुनना कई बार क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रपोजिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम कॉमन ले लेते हैं। मैंने कहा आई एम नाइदर इंटरेस्टेड एंड नॉर डिजायरस। अब इंटरेस्टेड और डिजायरस दोनों के लिए ऑफ लगा हुआ है, दो एडजेक्टिव है और दोनों एडजेक्टिव को जोड़ना है दिस बेनिफिट से, समझ रहे हो? ना तो मैं इंटरेस्टेड हूं ना मैं डिजायरस हूं इस बेनिफिट का। अब डिजायरस के साथ ऑफ आता है, डिजायरस ऑफ दिस बेनिफिट, लेकिन इंटरेस्टेड के साथ ऑफ नहीं आता, इंटरेस्टेड के साथ आता है इन, इंटरेस्टेड इन। तो कई बार ऐसा होता है एक से ज्यादा शब्दों को प्रपोजिशन अलग अलग चाहिए होती हैं, तो हम उनको अलग अलग मेंशन करते हैं। माना ऐसा होता कि इंटरेस्टेड और डिजायरस दोनों सेम प्रपोजिशन लेते, इंटरेस्टेड और डिजायरस दोनों सेम प्रपोजिशन लेते, तो उसमें हम दोनों सेम ही प्रपोजिशन लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, कॉमन लेते लिख देते। लेकिन इंटरेस्टेड के साथ इन आता है, डिजायरस के साथ ऑफ आता है, तो तुम्हें अलग अलग मेंशन करनी पड़ेगी। सेंटेंस नंबर 2 देखो, मैंने कहा राम वाज बिजी एंड एंगेज्ड इन दैट प्रोजेक्ट। एंगेज के साथ इन आता है, याद रखना पड़ेगा। लेकिन बिजी के साथ क्या आता है? बिजी के साथ विद आता है। राम वॉज बिजी विद एंड एंगेज इन दैट प्रोजेक्ट। तो एंगेज के साथ इन लगाओ, बिजी के साथ विद लगाओ। दो शब्द अगर अलग अलग प्रपोजिशन लेते हैं तो दोनों अलग अलग प्रपोजिशन तुम्हें मेंशन करनी पड़ेंगी, समझे? ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। सेंटेंस नंबर 3 देख लो, इसमें कहता हूं अ फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। चौथा सेंटेंस, दे आर लुकिंग एंड लाफिंग एट अस। जरा देखना, देखो पता है क्या, जमीन पर रहने के लिए ऑन लैंड लगाते हैं। जैसे कोई ये वाली स्ट्रक्चर होती है ना, और इस पर कोई चीज़ है सरफेस पे, इसके लिए ऑन लगाते हैं। जैसे बहुत बड़ी ज़मीन है और हम ज़मीन पे हैं तो ये ऑन है। और पानी के लिए, पानी के हमेशा अंदर होते हैं, तो पानी के लिए लगाते हैं इन। पानी के लिए क्या लगाते हैं? इन। तो तुम्हें मेंशन करने पड़ेंगे। अ फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड, लैंड के लिए ऑन, और वाटर के लिए क्या? इन। अ फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा अगर अलग अलग प्रपोजिशन की जरूरत है। मैं बस इतना सिखाना चाह रहा हूँ 1 2 3 में। चौथा सेंटेंस देखो, दे आर लुकिंग एंड लाफिंग एट अस। ईमानदारी की बात तो यह है कि लाफिंग के साथ एट आता है और लुकिंग के साथ भी क्या ही आता है? एट आता है। लुक एट होता है देखना, समझ रहे हो? लुक एट होता है देखना, ठीक है। और लाफ एट होता है ना, लाफ एट किससे होता है? हंसने से ना। लुक के साथ एट और लाफ के साथ एट, दोनों के साथ एट आता है। हालांकि पता है रीजन क्या है? जब भी टारगेट वाली बात होती है तो टारगेट के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? एट का। तुम किसी चीज की तरफ देख रहे हो तो वो तुम्हारा टारगेट है एट। कोई तुम्हारी तरफ हंस रहा है, तुम्हारे ऊपर हंस रहा है, तो तुम उसके टारगेट हो, और टारगेट के लिए हमेशा एट आता है। इसलिए लुक एट, लुक के साथ एट आता है और लाफ के साथ एट आता है, क्योंकि दोनों शब्द टारगेट वाला ही बेसिकली कॉन्टेक्स्ट रख रहे हैं। इसलिए लुक के साथ एट और लाफ के साथ एट, दोनों के साथ एट इसलिए ही आया है। बाकी दे आर लुकिंग एंड लाफिंग एट, अब तुम देखो दोनों के साथ एट आता है ना, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लुक के साथ भी एट है और लाफ के साथ भी क्या है? एट है। और दोनों ने कॉमन लेके रख दिया कि लुक के साथ एट और लाफ के साथ एट, दोनों के साथ एट आया है, जो कि बिल्कुल क्या है? सही है। कोई समस्या, कोई आफत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए मैंने इसको कॉमन लेके लिख दिया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और कराऊंगा, हालांकि कि कई बार सेंटेंस के लास्ट में प्रपोजिशन आ जाती है, उस बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। फिलहाल
आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है काफ़ी हमने पढ़ लिया है, और बाकी काम जो है अगली क्लास में करते हैं। प्रोपोजिशन की सेकंड क्लास ये थी हमारी, और कल मिलते हैं तीसरी क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही रखेंगे। सभी को गुड नाइट।